हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी लेक्चर सीरीज जो चल रही है उसका ये पार्ट 3 है। अब एक चीज़ आप लोग ये समझ लीजिए, हमने जो लेक्चर 2 जो हमारा था, पार्ट 2 था, उसमें हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा था पहले भाग के, और ये भी हमने देखा था कि जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनके जो तथ्य महत्वपूर्ण थे उनको भी हमने चर्चा कर ली है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो देखना है वो बेयर एक्ट देखना है, और बेयर एक्ट में आपको सर्वप्रथम इंडेक्स जो है वो बाय हार्ट होना चाहिए। इंडेक्स बाय हार्ट होने के साथ साथ आपको हूबहू इंडेक्स याद होना चाहिए कि आपसे अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए या आपसे अगर जो आप पेपर देने जा रहे हैं एलएलबी का या नेट जेआरएफ का, तो अगर उसमें पूछा जाए कि भाग 3 में जो चैप्टर नंबर 7 है उसका क्या नाम है और वो कितनी धाराओं से कितने धाराओं के बीच में है, तो आप देखेंगे कि ये जो चैप्टर 7 है इसमें सबूत के भार और उपधारणा के विषय में उपबंध करता है। तो ये धारा 101 से 114 के बीच में है, सेक्शन 101 टू सेक्शन 114। तो ये इस तरीके से साथियों आपको चीज़ों को बाय हार्ट करना पड़ेगा। अगर आप बाय हार्ट नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स बिलीव मानिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे वो जितने भी लोग हों, उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों को, बेसिक्स चीज़ हैं, इनको आपको आइडिया रखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले देखिए मेरे हाथ में बेयर एक्ट है और ये यूनिवर्सल बुक डिपो से ही मैंने लिया था, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट का है और ये 1872 का है और इसको आपको ले लेना है। और देखिए ये द्विभाषीय संस्करण में है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो इंडेक्स है और ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही होंगी आई थिंक मेरे हिसाब से, तो ये आपको इंडेक्स जो है ना साथियों, ये बाय हार्ट होना चाहिए और इसको आपको परचेज करके जो भी इससे आपको यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आपको उससे नोट्स बना लेने हैं और इसको पूरी तरीके से फॉलो करना है। और इंडियन एविडेंस एक्ट साथियों, सबसे बड़ा इसका महत्व ये है कि आपको जो प्रैक्टिस करते हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनके लिए तो इसका बहुत महत्व है, क्योंकि वाद विवाद के दौरान आपको साक्ष्यों को किस तरीके से प्रस्तुत करना है, क्या साक्ष्य होते हैं, क्या साक्ष्य नहीं होते हैं, यही ये एविडेंस एक्ट हमें बताता है। और क्या स्वीकार करेगा न्यायालय, क्या स्वीकार नहीं करेगा, इन सब के बारे में हमें बारीकियां बताता है। तो आइए इंडेक्स के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एक्ट जो हमारा है, अधिनियम की संरचना जो दी गई है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3, इसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम आप इस चार्ट को जरूर बना लीजिएगा। हाँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए तो थोड़ा सा मोबाइल को टिल्ट करके जरूर देखिएगा, फुल स्क्रीन पे वीडियो देखिएगा तो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसको टांगवाना है मुझे, अभी मैंने इसको नहीं टंगवाया है, लेकिन बहुत जल्दी आपका ये भी काम हो जाएगा। तो आइए भाग 1 में हम देखते हैं कि क्या क्या हमारा बताया गया है। भाग 1 में हम इंडेक्स में जो भाग 1 दिया गया है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं और किस तरीके से हम देखते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। भाग 1 में दिया है तथ्यों की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब देखिए तथ्यों की जो सुसंगति होगी, उसमें जो आपका अध्याय दिया गया है वो अध्याय 1 और अध्याय 2 दिया गया है। तो आपको कैसे याद करना है, पार्ट 1 में क्या है आपका, तथ्यों की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स से आपके 2 चैप्टर संबंधित हैं, वो अध्याय 1 और अध्याय 2। तो अध्याय 1 हमारा क्या कहता है, हमें यह देखना है, परिभाषा विस्तार के बारे में हमारा है, जो कि धारा 1 से लेकर 4 तक के बारे में हमें दोस्तों बताता है। अब आपको कैसे याद करना है, अध्याय 2 में क्या बताया गया, तथ्यों की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। आपका जो धारा 5 है और धारा 55 है, मतलब सेक्शन 5 to 55 आपका जो इसमें बताया गया है वो फैक्ट्स की रिलेवेंसी के बारे में बताया गया है। और बिलीव करिए 60% आपका जो आप ये दोनों आप ये जो देख रहे हैं ना चैप्टर 2, ये आपका कंप्लीट कर देता है, आपको एक
बेस बना देता है, जिससे आपको एविडेंस की पूरी पूरी समझ हो जाती है 60% की। तो ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अध्याय 2। इसको इंपॉर्टेंट क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कहीं से भी हो, जहां पे जिस भी स्टेट में इसका रिलेवेंस हो। और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि अध्याय 2 का इनको पूरी तरीके से बाय हार्ट इनको होना चाहिए। और जो अब हमारा ये 5 to 55 हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि भाग 2 के जो है हमारा क्या बताता है। तो भाग 2 जो है वो हमारा सबूत के विषय में बताता है, मतलब ऑन प्रूफ, जो हमारा प्रूफ होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे जो है किसको स्वीकार किया जाता है, किसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसके बारे में हमें अध्यायों में बताया गया है। तो इसमें देखिए सबूत के विषय में या प्रूफ जो आपके होते हैं, आपके जो साक्ष्य होते हैं, उनमें आपको भाग 2 में कितने अध्याय हैं। भाग 2 आपका संबंधित है सबूत से, ठीक है, प्रूफ से, सबूतों से संबंधित है। अब भाग 2 में आपके कौन कौन से अध्याय आ गए, ऐसे याद कर लीजिए। अध्याय 3 आ गया, अध्याय 4 आ गया, अध्याय 6 आ गया, और आपका अध्याय माफ करिए अध्याय 5 आ गया और अध्याय 6 आ गया, मतलब लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 और लेसन 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पार्ट में कितने लेसन, पार्ट 2 में कितने लेसन हो गए जो कि हमारा प्रूफ से संबंधित है, तो उसमें हमारे 5 लेसन हो गए। कौन कौन से, अध्याय 3 हो गया, अध्याय 4 हो गया और अध्याय 5 हो गया और अध्याय 6 हो गया। अब हमारा अध्याय 3 क्या कहता है, हम इसको देख लेते हैं। ऐसे तथ्य जिनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह सेक्शन 56 से 58 के बीच में बताया गया है। मतलब वो तथ्य जिनको वास्तव में प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो स्वयं प्रमाणित रूप से होते हैं, क्योंकि उनको आप रख दीजिए तो वो खुद ही प्रमाण है, उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन कौन से तथ्य हैं, ये 56 से 58 में बताया गया है। अब आपका अध्याय 4 में देख लेते हैं। मौखिक साक्ष्य जो होते हैं, ओरल एविडेंस जो होता है, उसके बारे में अध्याय 4 हमारी बात करता है। अध्याय 5 जो हमारा बात करता है वो दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में, हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है, जो कि 61 से सेक्शन 61 से 90 के बीच में हमारा आता है। और अध्याय 6 जो हमारा है वो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट्री अगर एविडेंस कोई आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से ओरल एविडेंस को एक्सक्लूजन कर देता है, इसके बारे में हमारा कौन चैप्टर बताता है, वो चैप्टर हमारा 6 बताता है। चैप्टर 6 किसके अंतर्गत आता है, आपका भाग 2 के अंतर्गत आता है। भाग 2 हमारा किससे संबंधित है, सबूतों के विषय से संबंधित है, ऑन प्रूफ, जो कि हमें एविडेंस एक्ट में ये रटा होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा भाग 3 है, मतलब पार्ट 3। ये क्या कहता है पार्ट 3, कि साक्ष्य को पेश करना और उसका प्रभाव। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। साक्ष्य को पेश करना और उसका प्रभाव मतलब क्या है, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। हमारा जो साक्ष्य होता है वो किस तरीके से पेश किया जाएगा और वो किस प्रकार से वाद पे प्रभाव डालता है, यहां पे ये कहानी बताई गई है। और इस कहानी को बताने के लिए दोस्तों आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं, वो आता है आपका चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11। तो चैप्टर 7 की हम बात करेंगे अगर, तो चैप्टर 7 हमारा क्या कहता है, सबूत के भार और उपधारणा के विषय में उपबंध करता है। चैप्टर 7 हमारा क्या करता है, सबूत के भार और उपधारणा के विषय में उपबंध करता है, जो कि सेक्शन 101 से सेक्शन 114 तक बताया गया है। तो हमारा ये आप कैसे याद करेंगे, साक्ष्य को पेश करना और उसके प्रभाव क्या होंगे, ये चैप्टर 7 जो हमारा है, चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11 कितने चैप्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 चैप्टर हमारे किसमें हो गए, पार्ट 3 में हो गए। पहला चैप्टर हमारा क्या कहता है, वो कहता है सबूत के आधार और उपधारणा के विषय में उपबंध कैसे होगा, इसकी जो इसके बारे में सेक्शन 101 से 114 के बारे में बताया गया है। अब चैप्टर 8 जो है आपका, वो एस्टॉपेल के बारे में बताता है। क्या कहता है, वो धारा 115 से 117 मतलब सेक्शन 115 से सेक्शन 117 के बीच में आपको बताया गया है।
अब जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 क्या कहता है? उन गवाहों के विषय में वर्णन करता है जो गवाही देने में सक्षम है। क्या कितने सेक्शन से कितने सेक्शन है? सेक्शन 118 से 134। दोस्तों अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं खुद मुंह से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर 9 में क्या बता रहा है? उन गवाहों के विषय में वर्णन करता है जो गवाही देने में सक्षम हैं, मतलब जो उन गवाहों के बारे में बताता है जो गवाही देने में सक्षम हैं। चैप्टर 9 हमारा क्या कहता है? उन गवाहों के बारे में हमें बता रहा है जो गवाही देने में सक्षम हैं। तो उनके बारे में हमें किस सेक्शन से किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 118 से 134 में। अब चैप्टर 10 हमारा क्या कहता है? गवाहों के परीक्षण से संबंधित है। चैप्टर 10 जो हमारा वो है संबंधित किससे? ट्रायल से, मतलब जो हमारे गवाह होते हैं, जो हमारे उन गवाहों का जो ट्रायल किया जाता है उससे संबंधित है चैप्टर 10। तो ये सेक्शन 135 से 166 तक इनके परीक्षण की विधियां बताई गई हैं। अब चैप्टर 11 हमारा क्या कहता है दोस्तों? साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण से संबंधित है। मतलब कौन सा साक्ष्य ग्रहण किया जाएगा और कौन सा साक्ष्य नहीं ग्रहण किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान हमारा जो है सेक्शन 167 के अंतर्गत बताया गया है। तो साथियों ये था आपका इंडेक्स, और जिसमें आपने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में शॉर्ट फॉर्म में देखा। अब हम डेली जो है इसको भाग 1 के जितने भी दोनों चैप्टर हैं इनको डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, फिर हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, फिर हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट को कवर कर लेंगे, हमारी लेक्चर सीरीज चलती रहेगी। दूसरी चीज आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे एमसीक्यू से संबंधित, वो भी हम आपको करवाते चलेंगे साथ साथ बीच में, जिससे आपको प्री के लिए या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पर इस समय कोरोना की वजह से जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें एमसीक्यू बेस्ड प्रणाली जो है इस समय अपनाई जा रही है, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसके हम जितने भी जो भी आपके एमसीक्यू बेस्ड या बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे हम उनको भी करवाते चलेंगे, जिससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। लेकिन साथियों आपको एक काम करना है, और वो काम आपको सीधे सीधे ये करना है कि आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। देखिए हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम आपको लिखा सकते हैं, लेकिन आपको समझना खुद होगा, आपको मेहनत खुद करनी होगी। इसलिए आप इसके नोट्स बनाते चलिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो लेट हो सकती है लेकिन आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।